हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रिलेटरल्स, उसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड, पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स किए थे। आज हम कुछ बचे हुए और बेसिक्स देखेंगे और उसमें क्या देखेंगे, हम जो अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, स्पेशल प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये देखेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल हमको पता है एक ऐसा पॉलीगॉन होता है कि जिसके कितने साइड्स होती हैं, 4 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है, क्लोज्ड सिंपल कर्व है ये। क्लियर है? और सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स इसमें स्ट्रेट होती हैं, तो 4 होते हैं लाइन सेगमेंट इसमें। ओके, तो 4 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। और बेसिकली ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसको हमने 6 स्पेशल प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये 6 कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम जान लेते हैं। चलिए, तो पहला जो हमारा स्पेशल प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, वो है स्क्वायर, और सेकंड हमारा रेक्टेंगल। तो ये दो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब इन दोनों में क्या प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जो इसका हर एक एंगल होता है बच्चों, वो 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने देखो निशान भी लगा रखा है, चारों साइड्स इक्वल है, ये डबल डबल निशान लगा रखे हैं चारों साइड्स के ऊपर। ठीक है, एंड सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। ठीक, ओके। अब बच्चों, बहुत जरूरी चीज ध्यान देना, ऐसा पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं ना, तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो मतलब ये जो सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है, इसके साथ थर्ड प्रॉपर्टी अटैच होके आती है, जिसके चारों एंगल 90 डिग्री, उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये पता लग जाए तो ये फ्री में पता लग रही है, ये पता हो तो ये फ्री में पता लग रही है। समझ में आ गया? तो क्योंकि यहाँ पे चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों जो डायगोनल्स होंगे, एक तो हमने ये खींचा हुआ है, देखो इन आमने सामने वाले वर्टेक्स को जोड़ते हुए, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला, ये दोनों के दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल। तो समझ में आ गया थर्ड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है सारे साइड्स इक्वल होंगी, दूसरी प्रॉपर्टी है हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल। तो जब हमको पता है कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब डायगोनल्स बराबर ही होंगे, या उल्टा डायगोनल्स बराबर पता हो किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो इसका मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री। ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा साथ आएंगी। और बच्चों, इसके जो डायगोनल्स है, इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करना मतलब होता है आधे आधे काटना। तो देखो ये डायगोनल है, ये इस जगह पे कट रहा है दो भागों में, तो इधर वाला हिस्सा बराबर होगा। ये वाला जो डायगोनल है, ये भी इस पॉइंट पे दो भाग हो रहे हैं इसके, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। मतलब समझ में आ गया? मान लीजिए ये डायगोनल हमारा 10 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों टुकड़े 5-5 सेंटीमीटर के हो गए, और ये भी 10 का ही होगा क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो ये भी 5 और 5 के, मतलब ईच डायगोनल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये किसके साथ आती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 के साथ आएगी अटैच होकर के। ध्यान देना। तो बच्चों, हमने क्या सीखा यहाँ पे, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 होते हैं तो दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। इसके साथ ये फ्री में आएगी, जोड़े में आती है दोनों प्रॉपर्टीज, बीच वाली दोनों। और अगर सारी साइड बराबर होती है तो इसके साथ चौथी प्रॉपर्टी आएगी जोड़े में, क्या कि डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आता है बच्चों हमारा रेक्टेंगल। अब दिखने में ये कुछ कुछ स्क्वायर जैसा है, बट एक फर्क है, इसके सारी साइड्स बराबर नहीं होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अपोजिट मतलब देखो आमने सामने की, ये इसमें मैंने डबल निशान लगा दिया, तो ये अपोजिट साइड्स का जोड़ा इक्वल हो गया। इसी प्रकार से ये वाला जो छोटी वाली साइड है, ये वाली और सामने वाली, ये दोनों इक्वल हो गया। समझ में आ गया? तो फर्स्ट पॉइंट, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जबकि यहां मैंने लिखा था सारी साइड्स इक्वल है चारों की चारों, जबकि यहाँ पे सिर्फ आमने सामने के साइड्स का जोड़ा इक्वल होता है। पहला पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसमें भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, चारों के चारों जो एंगल है वो कितने कितने हैं, 90 डिग्री ईच। अब मैंने बताया था अगर हर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो फ्री में प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, डायगोनल्स इक्वल। तो सिंस ईच एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे बताओ, मैंने बताया था कि अगर सारे साइड्स बराबर होते हैं तो डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो साइड्स सारे बराबर नहीं है,
तो ये चौथी प्रॉपर्टी एज इट इज नहीं आएगी। क्या आएगी? डायगोनल्स सिर्फ लिखेंगे बाइसेक्ट ईच अदर, 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे एक दूसरे को। यहाँ देखो ये दोनों डायगोनल क्या होता है, तो ये दोनों डायगोनल बच्चों बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो 90 डिग्री पे तभी काटेंगे जब चारों साइड बराबर होंगी। यहाँ चारों साइड बराबर नहीं है तो 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। तो एक एंगल तो देखो ये तो कम हो गया और ये इधर का ज्यादा हो गया, तो उनके बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा डायगोनल्स के बीच में। तो डायगोनल्स 90 डिग्री पे तभी काटेंगे जब चारों साइड बराबर होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट अगर हमको चारों साइड बराबर पता लगती हैं तो डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। सारे एंगल 90 होते हैं तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अपोजिट साइड्स के जोड़े दोनों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसके बाद हर एक एंगल 90 डिग्री, देन डायगोनल्स इक्वल होंगे, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब आधा आधा करेंगे तो ये टुकड़ा इसके बराबर, ये टुकड़ा इसके बराबर। तो बराबर भी है डायगोनल्स, हाफ हाफ भी करेंगे बट राइट एंगल पे नहीं काटेंगे एक दूसरे को, 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, और बाकी इनके एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले आपको आते ही होंगे। ठीक है, वो ज्यादा यहाँ काम आएगा नहीं फिलहाल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड और पेरीमीटर होता है चारों साइड का सम। तो मान लीजिए अगर ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a। इसी प्रकार से रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, भाई दो लंबाई है दो चौड़ाई है, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो फिलहाल ये काम आएगा नहीं, ये आगे कहीं अलग चैप्टर में मेंसुरेशन में काम आएगा। फिलहाल हमको यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे नेक्स्ट दो अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे, वो है रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। तो बच्चों ध्यान देना, जो हमारे पिछले थे कौन से थे? स्क्वायर। इसी स्क्वायर को मैं अगर यहाँ पे अगर मैं किसी भारी भरकम चीज को रख दूं और ये इसकी ये जो खड़ी वाली दोनों साइडें हल्की सी टेढ़ी हो जाए, समझ में आ गया? भाई ये वाला तो थोड़ा तिरछा होके ऐसे हो जाए और ये वाला तिरछा होके क्या हो जाए? ऐसे हो जाए। तो ये चीज ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए नीचे वाले बेस के रिस्पेक्ट में, तो हमको रोम्बस बन जाएगा। और इसी प्रकार से रेक्टेंगल के ऊपर अगर वजन रख दिया जाए और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो रेक्टेंगल से क्या बन जाएगा? हमारा पैरेललोग्राम। तो देखो स्क्वायर से बना रोम्बस और रेक्टेंगल से बना पैरेललोग्राम। तो देखो ये थोड़े थोड़े टेढ़े हो गए। अब क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर थी तो रोम्बस में भी चारों साइड बराबर ही हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? और पैरेललोग्राम बिल्कुल हमारे रेक्टेंगल को टेढ़ा करने से बना है, तो वहां पे सिर्फ आमने सामने की साइड बराबर थी, तो पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की बराबर है। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे बच्चों एक और शब्द हम यूज करेंगे, पैरेलल। समझ में आ गया? तो ध्यान देंगे किस लाइंस को पैरेलल कहा जाता है। तो पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं जो कभी नहीं मिलती हैं, उनको कितना भी आगे बढ़ा दो, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपकी नोटबुक में जो लाइंस होती है जिनके बीच में आप लिखते हो 2 लाइंस या 3 लाइंस, खूब सारी लाइंस होती है ना, वो क्या होती है? पैरेलल होती है। कितना भी बढ़ाने से वो आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, सो पैरेलल लाइंस आर अ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर। पेयर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। जो कभी ना मिले वो क्या होती है? पैरेलल लाइंस। तो उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, दे नेवर मीट ईच अदर। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज। चलिए तो रोम्बस जो होता है उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ऑल साइड्स इक्वल। ये गुण मैच होता है किससे? ये गुण मैच होता है स्क्वायर के साइड से। ठीक है कि नहीं? जैसे स्क्वायर में चारों साइड बराबर, इसमें भी चारों साइड बराबर। बच्चों मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर चारों साइड बराबर हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल के तो एक फ्री में प्रॉपर्टी आती है चौथी नंबर स्क्वायर में। क्या बताई थी? कि डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके भी बिल्कुल यही, क्योंकि चारों साइड बराबर है तो देखो डायगोनल्स, भाई ये टुकड़ा तो इसके बराबर, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर, आधा आधा होगा डायगोनल इस पॉइंट पे, और 90 डिग्री पे काटेंगे तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो जब चारों साइड बराबर आ जाए द डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर ऑलवेज एट राइट एंगल्स। तो देखो ये जो पहला वाला है इसके साथ कुछ चौथी प्रॉपर्टी मैंने निशान लगा रखा है जोड़ के, ये लिखे तो चौथी लिखनी लिखनी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हमने स्क्वायर में भी लिखी थी, दोनों फर्स्ट और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, चलिए अब सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? वहां सारे एंगल 90 थे स्क्वायर में, यहाँ पे बच्चों सारे 90 नहीं होते, आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं सिर्फ। तो मतलब ये जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर होगा? सामने वाले के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसी प्रकार से जो ये वाला एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है वो लिखी हमने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद डायगोनल्स बच्चों अनइक्वल होते हैं, डायगोनल छोटे बड़े होते हैं। देखो ये वाला लाइन बड़ी दिख रही है और ये लाइन दिख रही है छोटी, तो डायगोनल्स इक्वल तभी होते हैं जब सारे एंगल 90 होते हैं। तो वो सिर्फ स्क्वायर में संभव था, स्क्वायर में सारे एंगल 90 थे तो डायगोनल्स हमने बराबर लिख दिए थे। यहाँ पे सारे एंगल 90 नहीं है, मतलब दो तो बड़े हैं और दो छोटे हैं, आमने सामने के बराबर होते हैं, तो सारे एंगल 90 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायगोनल्स क्या होंगे? छोटे बड़े होंगे। तो डायगोनल्स इक्वल तभी लेंगे जब चारों एंगल 90 होते हैं, और चारों एंगल 90 सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही होते हैं, वहीं डायगोनल्स इक्वल लेना है। रोम्बस पैरेललोग्राम इनमें दोनों में ही सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, अर्थात
दोनों डायगोनल्स छोटे बड़े ही होंगे रोम्बस में और पैरेललोग्राम में। टेढ़ा करने से ही छोटे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल समझ में आ गया एंड डायगोनल्स अनइक्वल। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बच्चों रोम्बस में भी होंगी और ये दोनों प्रॉपर्टी किस में होंगी, पैरेललोग्राम में भी होंगी, ठीक है कि नहीं। दोनों में सेम गुण हो गए, डायगोनल्स अलग अलग है, छोटे बड़े हैं और अनइक्वल होने के साथ साथ अपोजिट एंगल्स यहाँ बराबर होते हैं। चौथा मैंने बता ही दिया, डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। मतलब ये डायगोनल है, ये बिल्कुल एक्जैक्टली हाफ हाफ हो रहा है इस पॉइंट पे, ये डायगोनल है, इसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं और ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे। क्लियर है। तो ये कब आता है, जब चारों साइड बराबर होती है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ध्यान से, क्या कि रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों में ये गुण पाया जाता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब ये एडजेसेंट क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं बच्चों। एडजेसेंट मतलब साथ साथ के दो एंगल्स। किसी भी पॉलीगॉन के एडजेसेंट वर्टाइस या एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लो, कोई भी एक साइड ले लो, उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां जो एंगल बनेगा वो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो मतलब अगर मैं नीचे के ये और ये एंगल ले लूं, ये एडजेसेंट हो गए, या फिर ये वाला और ये वाला ले लूं, ये एडजेसेंट हो गए, या फिर मैं ऊपर के दोनों ले लूं, ये एडजेसेंट हो गए, या फिर मैं इधर के ले लूं दोनों, ये एडजेसेंट। मतलब समझ में आ गया। कोई भी दो लगातार एंगल्स ले लो, उनको जोड़ने से बच्चों 180 डिग्री आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम पता है कहां यूज करेंगे। मान लीजिए हमको पता है कि ये एंगल है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री है, तो बच्चों सारा निकल जाएगा। ये 100 आ जाएगा तो ये और इसका पड़ोसी एंगल को जोड़ने से 180 आएगा। अगर ये 100 है तो फिर ये पड़ोसी वाला 80 होना चाहिए। अब ये 100 आ गया, ये 80 आ गया और हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो 100 के सामने वाला 100 और 80 के सामने वाला 80। तो इस प्रकार से हमको चारों एंगल्स निकल जाते हैं। एक एंगल पता होते ही चारों एंगल निकल जाएंगे, चाहे वो रोम्बस हो चाहे वो पैरेललोग्राम हो। तो हमको स्क्वायर में और रेक्टेंगल में एंगल बराबर पता करने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो सारे बराबर पता है। यहाँ पे एक एंगल देते ही सारे निकल जाएंगे। उन दोनों में सारे 90 पता होते हैं, इनमें निकाले जा सकते हैं। प्रॉपर्टी समझ में आ गई रोम्बस की। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के एंगल्स, देन डायगोनल्स अनइक्वल, डायगोनल छोटे बड़े होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हमारी फर्स्ट के साथ आएगा जोड़े में बनके कि जहां चारों साइड बराबर तो डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ काटेंगे और वो भी 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर काटेंगे एक दूसरे के। एंड अगल बगल के दो लगातार एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक, चलिए अब पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों। ये भी एक फोर साइडेड हमारा पॉलीगॉन है जिसमें पैरेललो शब्द आया। तो पैरेललो शब्द में आया पैरेलल, और पैरेलल का मतलब होता है ऐसी दो लाइंस जो कभी ना मिले। तो ध्यान देना, अपोजिट जो लाइंस के जोड़े होते हैं, अपोजिट साइड्स, देखो ये वाली और ये वाली, ये आपस में पैरेलल होंगे। और पैरेलल होने के लिए मैंने इनके ऊपर देखो एक एक एरो लगा रखा। तो एरो का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में एरो लगाने का मतलब है ये निशान होता है किसका, पैरेलल का, कि ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं, दे विल नेवर मीट ईच अदर। और इसी प्रकार से जो ये वाला अपोजिट जोड़ा है दूसरा वाला, ये और ये वाला, ये आपस में पैरेलल है। तो इन पे मैंने डबल एरो का निशान लगा दिया। समझ में आ गया। जो भी पैरेललाइज होती है उसको इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल सा सेम डायरेक्शन में एरो लगा सकते हैं। चाहे एक एक एरो लगा दो, दूसरा अलग है तो दो दो एरो लगा दो, ठीक है कि नहीं। क्या सो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ध्यान देना, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो रेक्टेंगल में सिर्फ बराबर होती थी, वहां पे पैरेलल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल जैसा ही गुण है ये, यहाँ पे सारे साइड बराबर थे, यहाँ पे सिर्फ आमने सामने के साइड्स बराबर होंगे और वही क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब ये वाला जोड़ा भी और ये वाला जोड़ा भी, इक्वल एंड पैरेलल, ये बराबर भी है आपस में और ये क्या है, पैरेलल भी। तो मतलब ये दोनों साइड्स कितना ही बढ़ा दो कभी नहीं मिलेंगी और इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को कितना ही बढ़ा दो कभी नहीं मिलेंगे। सो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद आमने सामने के एंगल्स ही बराबर होते हैं। समझ में आ गया। रेक्टेंगल में सारे 90 थे, इसमें सिर्फ आमने सामने के एंगल्स, तो ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। उसके बाद डायगोनल छोटे बड़े होंगे। मैं बता चुका हूं कि हमारी सारी साइड्स बराबर होने पर जो होता है डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और सारे एंगल 90 पता होने पर ही डायगोनल बराबर होंगे। तो सारे एंगल 90 नहीं है तो डायगोनल छोटे बड़े होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी दोनों में ही है, रोम्बस में भी है और पैरेललोग्राम में है। डायगोनल्स अनइक्वल है, अपोजिट एंगल्स बराबर है। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को क्या है, सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे। तो मतलब ये वाला टुकड़ा तो इसके बराबर, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर। 90 डिग्री पे नहीं करेंगे, मैं बता चुका हूं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चारों साइड बराबर चाहिए। देखो मैंने जोड़ा बना रखा है ना ये, तो फिलहाल यहाँ चारों साइड बराबर नहीं है, सिर्फ आमने सामने की बराबर है। तो सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे नहीं कटेंगे। तो सिर्फ यहाँ लिखा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और उसके बाद सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये बिल्कुल लास्ट वाले इसके जैसा ही है दोनों में, कि अगल बगल के दो एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। अगर मुझे ये पता है
तो 180 में से घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। ये पता है 180 में से ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब अगल बगल के दो एंगल्स में से एक भी पता हो तो 180 में से घटा दो, दूसरा वाला हमको पता लग जाएगा। तो इसका मतलब एक एंगल की जानकारी से हम क्या है सारे के सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, जैसे हमने रोम्बस में निकाले थे। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम के वापस हम एक बार दोनों के दोबारा से समरी कर लेते हैं पूरे इसके जो हमारे पॉइंट्स हैं। रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे अपोजिट जो साइड्स हैं जोड़े वो बराबर होते हैं खाली, ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद यहाँ आमने सामने के साइड्स पैरेलल भी होंगे, यहाँ पे भी पैरेलल होंगे, तो अपोजिट साइड्स के जो पेयर है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है। यहाँ सिर्फ अपोजिट एंगल्स बराबर है, यहाँ पे भी अपोजिट एंगल्स बराबर है। यहाँ पे डायगोनल्स छोटे बड़े हैं, यहाँ पे डायगोनल्स भी छोटे बड़े हैं, अनइक्वल है। उसके बाद डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, राइट एंगल पे नहीं करेंगे। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो बच्चों सारी साइड्स इक्वल है तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ सिर्फ अपोजिट इक्वल है तो सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, राइट एंगल वाला शब्द नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए अगले हम चलते हैं दो और पैरेललोग्राम्स, दो और हमारे प्रकार के जो क्वाड्रिलेटरल्स है, एक है ट्रेपीजियम और एक है काइट। काइट पता है बच्चों, पतंग। नाउ ट्रेपीजियम की बच्चों विशेषता ये होती है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ एक जोड़ा अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए और कोई प्रॉपर्टी हमको पता नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कम से कम एक जोड़ा पैरेलल, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पैरेलल ही होना चाहिए। आमने सामने के दोनों जोड़े पैरेलल हो गए तो भी ट्रेपीजियम हो जाएगा। अगर एक भी पैरेलल हो गया ना तो भी ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो देखो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी और इसमें मैंने ए डी को पैरेलल शो किया किसके, बी सी के। समझ में आ गया कि नहीं? क्या छोटे बड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल कोई सी नहीं होती, कोई जर्नी की कोई इक्वल हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर एक भी जोड़ा अपोजिट साइड्स का पैरेलल पता लग गया तो समझो ट्रेपीजियम हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये पैरेलल है एडी और बीसी, तो ये ट्रेपीजियम हो गया। समझ में आ गया? और बाकी हमको कुछ पता हो नहीं पता उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया? तो एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, क्या? एटलीस्ट मतलब कम से कम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, एक जोड़ा अपोजिट साइड का क्या होना चाहिए, पैरेलल, और इसके अलावा कोई गुण होता नहीं है। अब बच्चों ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच के एक ही तरफ के एंगल्स जो होते हैं इनका सम 180 होता है। समझ में आ गया? दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो लगातार ये एडजेसेंट एंगल्स है ना, देखो ये दो लगातार ऐसे नहीं लेना है। मैं एंगल ए और एंगल डी ले लूंगा तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। तो देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल एक तो ये रहा और एक ये रहा, मतलब एक इस लाइन पे होना चाहिए, एक दूसरे सामने वाली पैरेलल लाइन पे होना चाहिए। तो एक ही तरफ के दोनों एंगल्स जो कि पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं उनको जोड़ने से आंसर 180 आएगा। समझ में आ गया? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट के तो चार जोड़े हो रहे हैं भाई, ए और डी भी एडजेसेंट है और ए और बी भी एडजेसेंट है, लेकिन ए और डी जो होता है पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं बन रहे, ए और बी बन रहे हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। समझ में आ गया? तो जो भी दो पैरेलल लाइंस हैं उसमें चाहे इधर के दोनों एंगल को जोड़ लो चाहे इस तरफ के दोनों एंगल को जोड़ लो। तो इधर के दोनों मतलब सिंगल निशान, इधर वाले डबल डबल निशान, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी को जोड़ूंगा तो 180 आएगा एंगल का सम, डी और सी को जोड़ूंगा तो 180 आएगा। समझ में आ गया? तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन कौन से, बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये होता है 180 डिग्री। तो फिगर में हमने देखा है कि कौन कौन से ए और बी जो है ये पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो इसका सम 180 आएगा। सी और डी जो है इसका सम क्या आएगा, 180 आएगा। ये जो एंगल्स होते हैं इनको हम को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल्स भी कहते हैं, ठीक। चलिए तो ये था ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज। अब बच्चों अगर हम गौर करें, ये ट्रेपीजियम कहता है कि एक जोड़ा अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। अब मुझे बताना, मैं पीछे वाले फिगर्स में वापस चलता हूं, मुझे बताना क्या उनको ट्रेपीजियम बोल सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे एक जोड़ा पैरेलल दिख रहा है क्या, ये रहा पैरेलल है, तो इसको भी हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। यहाँ चलो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है आमने सामने, भाई आमने सामने की इसमें दोनों साइड्स पैरेलल होती है, दोनों जोड़े, तो इसको भी ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। क्योंकि ट्रेपीजियम क्या कहता है, एक भी जोड़ा पैरेलल मिल जाए तो ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे देखो ये वाला पैरेलल है तो ये भी ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है। पीछे चलते हैं और स्क्वायर में देखो ये और ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है आपस में, और रेक्टेंगल में भी आमने सामने के दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसको भी ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, इसको भी। मतलब बच्चों समझ में आ गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन चारों को ट्रेपीजियम कहा जा सकता है। लेकिन ट्रेपीजियम को हम इन चारों का नाम नहीं दे सकते, ट्रेपीजियम को हम स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम नाम नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेपीजियम जो होता है वो पीछे के चारों को कहा जा सकता है, प्लस सिंपल एक ही इसमें क्राइटेरिया है, एक जोड़ा साइड्स पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल जो साइड्स हैं उसके बीच के एक ही तरफ के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। याद रखना इस प्रॉपर्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी, एंगल वाली बहुत काम आती है। चलिए अगला हमारा काइट, बच्चों हिंदी में पतंग बोल सकते हैं इसको। इसके कुछ विशेष गुण है, ध्यान देंगे। सबसे पहले चीज है 4 साइडेड पॉलीगॉन है। अब इसमें जो दोनों डायगोनल होते हैं ना,
डायगोनल की बात बाद में करेंगे, पहले साइड्स कर लेते हैं। इसमें एक जोड़ा एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के, ये बराबर होगा आपस में, और दूसरा जोड़ा एडजेसेंट साइड वो आपस में बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होंगे। मतलब समझ में क्या? तो देखो ए बी और ए डी ये दोनों एडजेसेंट साइड का पहला जोड़ा है, तो ये आपस में बराबर है। इसी प्रकार से बी सी और सी डी ये अलग है लेकिन आपस में बराबर है, ऊपर वाले दोनों से डिफरेंट है, तीन तीन निशान है लेकिन आपस में बराबर है। तो देखो एक एडजेसेंट साइड का जोड़ा ये बराबर, दूसरा एडजेसेंट साइड का जोड़ा ये बराबर। अब अगर हम इनके दोनों डायगोनल्स खींच दें, इनके क्या खींच दें? दोनों डायगोनल्स खींच दें, तो डायगोनल में से बच्चों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैंने देखो 90 डिग्री का निशान लगा रखा है। अब एक बाइसेक्ट होता है और एक नहीं होता। अब देखो ये जो बीडी वाला ना, बीडी ये बराबर हिस्से हो जाएंगे इसके, तो ये वाला टुकड़ा तो इसके बराबर है, तो एक तो बाइसेक्ट हो रहा है और एसी बाइसेक्ट नहीं हो रहा, ऊपर वाला तो छोटा है नीचे वाला बड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ध्यान देना, यहाँ पे बहुत विशेष प्रॉपर्टीज है इसकी। एक टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दो अलग अलग पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के इक्वल है, तो एक तो ये एडजेसेंट साइड्स का जोड़ा, अगल बगल वाली साइड्स का जोड़ा ये आपस में इक्वल है, दूसरा पेयर ये आपस में इक्वल है। समझ में आ गया? एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है? डायगोनल्स अनइक्वल बट परपेंडिकुलर, छोटे बड़े होंगे डायगोनल्स, मैच नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलर काटते हैं। अब बाइसेक्ट करते कि नहीं करते? तो एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा। वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड वेयर एज अदर इज नॉट। समझ में आ गया? तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? काइट की होती है, पतंग की। तो ये थे हमारे बच्चों बेसिक्स, हमारे 6 डिफरेंट प्रकार के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी क्या क्या गुण है, विशेषताएं हैं, ये पूरे चैप्टर में आगे यूज होंगे, तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। आगे चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब ये एक्सरसाइज में आपको बोला गया बच्चों 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्लासिफाई फॉलोइंग फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। नीचे कुछ हमको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, कर्व्स और पॉलीगॉन्स लिखे हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, इनके आधार पे क्लासिफाई करना है, मतलब हम किसी भी चीज को क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं इन पांचों में से। तो पहला बोला सिंपल कर्व, मैं बता चुका हूं कर्व क्या होता है। किसी प्लेन पे हम कुछ भी पॉइंट्स को जोड़ते हुए खींच दें, सीधा लाइन सेगमेंट या टेढ़ा मेढ़ा या क्लोज हो ओपन हो, वो कर्व कहलाएगा। तो मतलब हमने प्लेन फ्लैट सरफेस पे कुछ भी बना दिया ना, वो कर्व होगा। अब सिंपल वो कब कहलाता है? जब खुद को ना काटे, क्रॉस ना करे, और अगर क्रॉस कर लेगा ना तो फिर वो सिंपल नहीं होगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपल समझ में आ गया, कर्व। अच्छा, अब सिंपल कर्व जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, वो ओपन भी हो सकता है और वो क्लोज भी हो सकता है। तो क्लोज कब होता है? जब एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए, दोनों सेम जगह पे आ जाए। और ओपन कब होगा? जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग जगह पे हो। ठीक है, ये हम देख चुके हैं सारा। तो सिंपल क्लोज कर्व, तो बच्चों अगर कोई सिंपल क्लोज कर्व है तो सिंपल तो होगा ही, क्योंकि सिंपल के प्रकार होते हैं ओपन और क्लोज। तो जो कर्व सिंपल होगा वो सिंपल क्लोज कर्व भी होगा। तो अगर मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ सिंपल क्लोज कर्व है, तो इसका मतलब वो सिंपल भी है। तो अगर मैं किसी को बी नाम से पुकार रहा हूं तो इसका मतलब वो ए भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है क्लोज साइड, क्या है? 3 साइड का, 4 साइड का, 5 का, 6 का, कितने भी साइड का क्लोज फिगर जिसमें सारी की सारी साइड जो होती है वो लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो 3 से स्टार्ट होता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मैंने बताया था कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं 180 डिग्री से छोटे होते हैं, और एक भी एंगल 180 से बड़ा हो गया तो कॉनकेव। चलिए अब हमको पहला वाला फिगर दे दिया, वन बाय वन चेक करते हैं बच्चों। क्या ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल है। कुछ भी हमने ड्रॉ कर दिया ना ऊपर, वो सिंपल कर्व है, बस खुद को क्रॉस नहीं करे तब तक सिंपल है। तो देखो अगर मैं यहां से बना दूं ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सिंपल कर्व कहा जा सकता है। मैंने लिखा नहीं हालांकि यहाँ पे, सिंपल कर्व कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्लोज भी है क्या? बिल्कुल क्लोज भी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर लेना सिंपल कर्व बच्चों, जो सिंपल क्लोज कर्व है ना वो सिंपल भी होगा। समझ आ गया भाई? जिसमें ये नाम आ गया ना सिंपल क्लोज कर्व, वो सिंपल भी होगा, आप चाहे तो नाम भी डाल सकते हो। तो ये सिंपल कर्व भी है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, बंद है ना चारों तरफ से। चलिए अब ये पॉलीगॉन भी है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है, एक साइड, 2 3 4 5, ये पॉलीगॉन भी है। चलिए अब बताओ ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? तो बच्चों अगर हम देखें, ये अंदर वाला ये एंगल जो है ये 180 से बड़ा है, और ये हो गया हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। समझ में आ गया? तो बच्चों इसको 4 नामों से पुकारा जा सकता है, 3 मैंने लिख दिए हैं। सिंपल क्लोज कर्व है तो ये सिंपल भी हो जाएगा, तो इट कैन बी ए सिंपल कर्व, आप ऐड कर लेना चौथा सिंपल कर्व। सिंपल क्लोज कर्व भी है, पॉलीगॉन भी है, और कॉनकेव पॉलीगॉन भी है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब तो इसका मतलब इसको हम 4 नामों से पुकार सकते हैं, एक तो ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी भी हो जाएगा, और एक ई हो जाएगा। ठीक, चलिए सेकंड वाला, ये भी देखो चारों तरफ से बंद है ये, तो ये सिंपल क्लोज कर्व बोल सकते हैं इसको, और क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व है तो सिंपल कर्व भी हो गया। वही फ्लैट सरफेस से बनाया हमने, तो इट इज ए सिंपल कर्व एज वेल एज सिंपल क्लोज कर्व। उसके बाद पॉलीगॉन भी है, 4 साइड का क्लोज फिगर है, पॉलीगॉन भी है।
अब ये बच्चों कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, क्योंकि इसके सारे अंदर वाले एंगल जो होते हैं ये प्रत्येक 180 डिग्री से छोटा है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो ये इसके नाम हो गए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, ये एक नहीं दो कर्व्स है भाई, एक तो अंदर बना है और एक बना है बाहर है, तो कर्व नहीं है, ये प्लूरल में आ गया, कर्व्स हैं। और ये कैसे कर्व है, इसको सिंपल भी बोल सकते हैं और सिंपल क्लोज भी बोल सकते हैं, तो दोनों कैटेगरी में आ जाएंगे। दीज आर सिंपल कर्व्स एज वेल एज सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, क्योंकि काट नहीं रहा है ये आपस में एक दूसरे को, तो ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कर्व्स हैं। बोथ आर सिंपल कर्व्स, फ्लैट सरफेस से बने हैं, और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व्स भी है, बंद भी है, खुद को काट नहीं रहे। ठीक, चलिए उसके बाद अगला देखो, ये क्या चीज है, देखते हैं क्या ये सिंपल कर्व है, कर्व तो है बट सिंपल नहीं है, वो जगह काट रहा है। चलिए दूसरा, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल है ही नहीं, काट रहा है, जो काटता है वो सिंपल तो होता नहीं, तो दोनों पहले दूसरे नाम नहीं आ सकते। क्या ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन भी आपस में एक दूसरे को उसकी लाइन सेगमेंट्स काटते नहीं है, देखो ये अलग अलग है, एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, तो ये पॉलीगॉन भी नहीं कहला सकता। उसके बाद क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ही नहीं है, और इन तीनों नामों में पॉलीगॉन आ रहा है, तो ना ये पॉलीगॉन है, ना ये कॉन्वेक्स है, ना ये कॉनकेव है, मतलब इन पांचों में से कुछ भी नहीं है ये, तो यहां लिख देंगे नन। ये जो स्टार शेप है ना, ये ना तो कोई प्रकार का ये सिंपल कर्व है, सिंपल बिल्कुल नहीं है, और ना ये किसी प्रकार का पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में साइड से एक दूसरे को काटती हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए बिल्कुल। समझ में आ गया, कहीं से चालू किया वहीं पे आके खत्म हो जाए, सारी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए। चलिए ये देखेंगे, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है कुछ भी, अब स्ट्रेट नहीं है तो पॉलीगॉन तो नहीं हो सकता, तो सी डी और ई नाम नहीं होंगे, पॉलीगॉन कोई सही नहीं है ये। अब ये सिर्फ कर्व है, अब कर्व कैसा है देखो, यहां से चालू किया हमने, यहां ही बंद कर दिया, काट नहीं रहा एक दूसरे को, तो सिंपल कर्व है, और सिंपल है और बंद भी है तो क्लोज भी है, तो इसको दो नामों से पुकार सकते हैं, जो सिंपल क्लोज कर्व हो गया वो सिंपल भी है, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों नाम आ जाएंगे, इसमें सिंपल कर्व भी ऐड कर देंगे और सिंपल क्लोज कर्व भी ऐड कर देंगे। तो बच्चों सिंपल क्लोज कर्व में ही नाम आ गया सिंपल कर्व, आप चाहे तो ऐड कर लेना वो। उसका ये देखो, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, 5 6 7 बिल्कुल वैसे ही है तीनों के तीनों, क्योंकि देखो तीनों ही पॉलीगॉन नहीं है, इनमें सारी के सारी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स नहीं है। ये भी देखो, ये ऐसा ओवल जैसा हो गया हमारा, ठीक है कि नहीं, क्या तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया ये, तो ये भी क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, और ये सिंपल कर्व भी हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 7th वाला, इसमें दो टुकड़े तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है, लेकिन फिर ये गोल आ गया, तो ये भी सिंपल कर्व है, फ्लैट सरफेस में बना हुआ है और क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज कर्व के साथ ये सिंपल कर्व भी आ जाएगा। तो बच्चों 5 6 7 है, ये तीनों शुरू के दोनों नामों से पुकारे जा सकते हैं, ए और बी, सिंपल कर्व्स एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये क्लियर है। अब बच्चों 8th वाला बड़ा अजीब सा चीज है, ये पहली बात तो सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है, सिंपल वाला जो होता है एक जगह से चालू करते हैं और फिर बना करके कटना नहीं चाहिए खुद को, तो ये तो देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको कहीं से भी चालू करूंगा ऐसे ऐसे करके, तो ये यहाँ के मिल गया, फिर ये आगे जा रहा है वापस, तो इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट कर्व नहीं है, ये दो अलग अलग कर्व्स हो गए, ये भाई ये गोल अलग हो गई, ये अलग हो गया, इसको जोड़ दिया हमने, तो ये क्योंकि काट रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे, ये लाइन आके टच हो रही है इधर, तो इसमें सिंपल कर्व में कभी भी क्या होता है, इस प्रकार की चीज नहीं आएगी। समझ में आ गया, दो इंडिपेंडेंट गोले हम नहीं बना सकते, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है ये। भाई क्लोज कर्व जो होता है वो चारों तरफ से ऐसे बंद हो जाता है और खुद को काटता नहीं है, ठीक, तो ये ना तो सिंपल कर्व है ना ये सिंपल क्लोज कर्व। पॉलीगॉन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का बनता है, सो इट इज आल्सो नन, तो स्टार किसी में नहीं आएगा, ये किसी में नहीं आएगा। क्लियर है। बाकी जहां जहां आप सिंपल क्लोज कर्व देखो, वहां पे क्लोज हटा के सिंपल कर्व भी ऐड कर सकते हो, मतलब ये ए और बी दोनों साथ आएंगे, जहां बी आ गया वहां ए लिख सकते हो पक्का, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे हमको पता होना चाहिए किसी भी पॉलीगॉन में जो डायगोनल्स है उसकी संख्या कैसे निकालते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू n माइनस 3/2, ये हमारे को डायगोनल्स निकालने का उसका फॉर्मूला है। क्लियर है। चलिए तो अब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी। ए पार्ट कहता है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे कोऑर्डिनेट लो, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेट बोले इसमें डायगोनल कितने होंगे। वैसे हमको पता है कि कॉन्वेक्स जो होता है उसके चार एंगल्स क्या होते हैं, 180 से छोटे होते हैं, तो ऐसा फिगर होगा कॉन्वेक्स, समझ गए, ये और ये 180 से छोटे हो गए, तो इस प्रकार का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, वैसे फिगर में तो हमने देखो उसको दो डायगोनल बना दिए, ये दो कैसे निकले हमारे। चलिए तो हमको पता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब चार, तो इसके साइड्स कितने हो गए n, नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 4, तो हमने n लिख दिया 4 और फॉर्मूले में रख देंगे। हमको पता है बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n इंटू ब्रैकेट में n माइनस 3/2 और n की जगह हमको 4 लिख देना है, तो देखो यहाँ बाहर लिखेंगे n की जगह 4, ये आ गया 4, फिर ऊपर n माइनस 3, तो n की जगह 4 तो 4 माइनस 3 और नीचे अपॉन में 2, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 1 को 4 से इंटू किया तो 4 आ जाएगा ऊपर, 4 1 जा 4 और 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के दो ही डायगोनल्स होते हैं, मैंने फिगर में डॉटेड लाइन से दिखा रखे हैं, आपको फिगर बनाना जरूर नहीं है, फॉर्मूले से निकालो डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है रेगुलर हेक्सागोन। मैं बता चुका हूं रेगुलर शब्द क्या होता है, एक ऐसा
हेक्सागोन है पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर माप के हों, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन की 6 साइड्स होंगी, हेक्सा मतलब 6, तो 6 साइड हैं और 6 एंगल होंगे। तो एंगल से कोई लेना देना नहीं, हमको बचा सिर्फ साइड से मतलब है। अब इसके कितने डायगोनल्स होंगे वो देख लेते हैं। तो क्योंकि n हमारा 6 है, 6 साइड्स हो गई, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स वही फॉर्मूला, बस n की जगह 6 लिख देना। तो देखो n इंटू n माइनस 3/2 सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे n की जगह 6 लिख दिया, ब्रैकेट में भी 6 माइनस 3/2, ठीक। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, बॉडमास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो 6 में से 3 गया तो कितना आएगा 3, तो ये ऊपर आ गया 6 इंटू ब्रैकेट का आंसर 3, 6 इंटू 3 अपॉन में 2। अच्छा 2 जो है इस 6 को काट लेगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 बचा, और 3 3 सा कितना होता है 9। तो बच्चों रेगुलर जो हेक्सागोन है उसमें 9 डायगोनल्स बन जाएंगे। आप रफ कॉपी में हेक्सागोन बनाएंगे और कोशिश करना, चेक करना कि 9 के 9 बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे साइड ज्यादा हो जाती है, खूब सारे डायगोनल्स बनते हैं, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब अगला हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल अगर मैं बना दूं तो इसका एक भी डायगोनल नहीं बनेगा, समझ में आ गया, क्योंकि ट्रायंगल में हर वर्टेक्स बाकी दोनों से जुड़ा हुआ है, अंदर और कोई लाइन सेगमेंट हम खींच नहीं पाएंगे, तो ट्रायंगल में नहीं बन पाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो इसकी साइड्स बचो ट्राई, 3 साइड्स होती है 3 एंगल, n इक्वल टू 3। चलिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3/2, n की जगह हमको 3 रखना है साइड्स, तो देखो 3 बाहर और यहाँ 3 माइनस 3 अपॉन में 2, और 3 में से 3 गया तो 0, और 0 को 3 से 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 अपॉन कुछ भी नंबर बच्चों 0 ही आता है, ऊपर 0 आ गया ना, तो मतलब आंसर आएगा 0, क्योंकि देखो ये 3/2 जो होता है ना, 3/2 को 0 से इंटू करना, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 1.5 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। समझ में आ गया, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, या 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो इसका मतलब ट्रायंगल जो होंगे उसका एक भी डायगोनल नहीं होगा। तो हमको कोई भी पॉलीगॉन दे दे, चाहे क्वाड्रिलेटरल दे दे, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, हमको n पता हो जाना चाहिए। n पता होते ही हम वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। ये हमारा 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मैं बता चुका हूं क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन कॉन्वेक्स कॉनकेव कब होता है। कॉन्वेक्स मतलब सारे अंदर वाले जो एंगल्स हैं प्रत्येक 180 से छोटे, और कॉनकेव में कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा। तो क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स है तो उसके अंदर के सारे एंगल्स का सम क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए कॉन्वेक्स, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो एंगल्स हैं उसके उसके सम क्या होगी। यहाँ एंगल्स और आएगा, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, या एंगल्स और ऐड कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। क्या यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल्स और आ जाएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं आपको जिससे ध्यान रह जाए। सम व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, और यहां लिख देंगे हम ठीक है, एंगल्स और ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सारे के सारे जो एंगल्स हैं उनका 4 ही होते हैं, तो चारों जो एंगल्स हैं उनके मेजरमेंट टोटल कितना होगा वो देखना है, ठीक है। अब पूछ रहा है अगर ये क्वाड्रिलेटरल हमारा कॉनकेव हो जाता तो भी क्या वही प्रॉपर्टी होती। तो हमको पता है बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी डी है, और हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ट्रायंगल की होती है वैसे क्वाड्रिलेटरल की होती है, हम कर चुके हैं ये पहले। मान लो मैं इसका यहाँ पे ये डी और बी को जोड़ के एक डायगोनल बना दूं, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूंगा तो इसके 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इसके तीनों एंगल का सम 180। समझ में आ गया, अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल बना दूं तो 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इसका भी 180, और 180 180 360 हो गया। तो इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्रायंगल की है एएसपीटी, इसको बोलेंगे एएसपीक्यू। तो पहले तो मैंने बताया एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल एंगल्स लेस देन 180। हर एक एंगल जो है वो 180 से कम होता है। तो ए बी सी और डी चारों एंगल्स 180 से कम होंगे। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी क्या है, चारों अंदर वाले एंगल्स का सम होता है बच्चों 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा, डायगोनल खींच दूंगा, तो हमको 2 ट्रायंगल मिलेंगे। और हमको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, दूसरे का भी 180, और 180 180 दो बार हो गया तो मतलब कितना हो गया 360 हो गया। तो अंदर के चारों एंगल्स जो होते हैं वो मिलाकर के 360 डिग्री बनाएंगे। तो ये तो था हमारा पार्ट 1 कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा, इसके अंदर के सारे एंगल्स का टोटल सम कितना होगा, मेजरमेंट 360 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्या कह रहा है,
अगर ये क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव होता तो चलिए इसी में हम क्या कर देते हैं, मैंने क्या किया, ये खींच दी 2 लाइन सेगमेंट ऐसी, और नीचे का एक एंगल क्या मैंने 180 से बड़ा कर दिया, ये तो ये अंदर का एंगल ले रहा है, तो देखो ये वाला जो एंगल है ना BCD जो अंदर बन रहा है वो 180 से बड़ा ले लिया। अब अगर मैं सिर्फ एंगल BCD बोलूंगा तो इसका मतलब तो ये छोटा वाला बाहर का हो गया। कभी भी 180 डिग्री से जो बड़े एंगल होते हैं उनको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है बच्चों, तो उनके नाम के पीछे रिफ्लेक्स लगाना जरूरी है। तो अगर मैं बोलूंगा एंगल BCD, समझते हैं, अगर मैं लिख देता हूं एंगल BCD तो ये बाहर वाला एंगल माना जाएगा, और अगर मुझे लिखना है एंगल अंदर वाला तो ये 180 से बड़ा है तो मुझे पीछे शब्द लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्स। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एंगल A ये रहा, एंगल B ये भी छोटा ये रहा, एंगल D ये रहा, और बीच में तो कोई बड़ा है 180 से, तो इसको एंगल C नहीं लिखेंगे और ना इसको BCD लिखेंगे। BCD बोला तो फिर तो बाहर वाला हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमेशा इसको लिखेंगे, नाम वही लिखेंगे 3 अक्षर BCD, लेकिन क्योंकि 180 से बड़ा है इसके पीछे जोड़ देंगे रिफ्लेक्स। तो बच्चों चारों एंगल्स अंदर वाले क्या हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल D, और ये हो गया बीच वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल BCD, या DCB बोल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिफ्लेक्स लगाना पड़ेगा जो 180 से बड़ा होता है। तो देखो यहां लिखा है मैंने एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, तो ये जो चार एंगल्स है बच्चों इनका सम भी 360 ही आएगा। प्रॉपर्टी में कोई फेरबदल नहीं है, क्योंकि एक एंगल अगर बहुत बड़ा हो गया तो बाकी एंगल काफी छोटे हो गए, तो देखो B और D काफी छोटा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, ये आप नाप करके बना करके देख भी सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब इसको कैसे नापोगे आप, रिफ्लेक्स एंगल को कैसे नापोगे, तो एक काम कर लेना, आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप ये नाप के और घर पे ड्रॉ करके देख लेना। ये तो आपको पता ही होगा, ये आप चाहे तो ड्रॉ करके देख लेना। ऐसा बनाओ ना, तो ये एंगल आप D से नाप लेना, B एंगल D से नाप लेना, D भी है D से नाप लोगे, प्रोटेक्टर से नाप लोगे। अब इस एंगल को अंदर वाले कैसे नापोगे, यहां से कोई भी एक लाइन सेगमेंट को आगे रिड्यूस कर देना, ऐसे रिड्यूस कर दिया। एक बार आप नापना, देखो ये तो हमको पूरा पता है 180 डिग्री हो जाएगा, इसको तो नापने की जरूरत ही नहीं है ना। जो मैंने गोल लगाया लाल वाला ये तो 180 होता है स्ट्रेट लाइन, और 180 के अलावा से नीचे का नाप लेना आप, ये सिर्फ नीचे का अलग से नाप लेना D से, तो 180 में जोड़ देना तो आपको पूरा रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो दो पीसेस में नापना पड़ेगा, अदरवाइज आपका D इतना नहीं है, D 180 डिग्री तक ही नाप सकता है। तो आप ये तो 180 पता ही अपने को स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, तो बस आपको तो ये नीचे नीचे का एंगल नापना है। समझ में आ गया? कौन सा? ये वाला। तो फिर इसको जोड़ देना 180 में, मान लो ये आ गया 30 डिग्री, तो 180 और 30 कितना हो गया, 210 डिग्री हो गया। इस प्रकार से नापना पड़ेगा आपको, और ये B और ये D और A आप प्रोटेक्टर से नाप सकते हो रख करके। तो चारों एंगल ऐड करके देखना बच्चों, स्टिल हमारे जो सम है वो 360 आएगा। प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, बट क्या लिखा है, इफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का निशान है, जैसे ट्रायंगल का निशान हमारा होता है, ऐसे ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं ना हम, क्वाड्रिलेटरल का निशान हम क्या ऐसे 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 बना सकते हैं। तो आपको हर जगह नोटबुक में बड़ा बड़ा जो है स्पेलिंग क्वाड्रिलेटरल लिखने की जरूरत नहीं है। आगे से आप ऐसा देखो, मैंने यहाँ क्वेश्चन में ही बनाया, सिंबल बना लेंगे। ठीक है, तो पूछा था विल दिस प्रॉपर्टी, मतलब चारों एंगल का सम 360 आता है, क्या है प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स, will this property hold if quadrilateral is not convex, अगर कॉन्वेक्स नहीं हो मतलब कॉनकेव हो जाए तो क्या सही होगी प्रॉपर्टी, तो भी सही होगी। तो देखो यहां मैंने कॉनकेव बना दिया, तो लिखा देखा इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉनकेव, समझ में आ गया, कॉन्वेक्स नहीं है मतलब कॉनकेव है, देन वन ऑफ इट्स एंगल्स इज मोर देन 180 डिग्री, तो एक एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक 180 से बड़ा होने के कारण क्या, तो दो बहुत छोटे हो जाएंगे, बट द प्रॉपर्टी इज स्टिल ट्रू, तो फिर भी ये प्रॉपर्टी सही होगी। प्रॉपर्टी में कोई फेरबदल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल हमारा चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, द सम ऑफ ऑल द फोर इंटीरियर एंगल्स विल ऑलवेज बी 360 डिग्री। समझ में आ गया? तो आप इसको पक्का एक बार बना करके कंफर्म कर लेंगे, ये तो इजी है, ये एक बार बना करके आप चेक कर लेंगे। और हमेशा 180 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है उसको लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल BCD। ठीक है, रिफ्लेक्स नहीं लगाने का मतलब ये बाहर का हो जाएगा छोटा वाला, तो जब भी 180 से बड़ा होता है तो रिफ्लेक्स से शब्द लगाना पड़ेगा। चलिए, तो ये मैं इंक मार्क सारे के सारे इरेज कर देता हूं। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, सारे अच्छे से समझ के आप लोग ये क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स देखेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।